जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DL स्टडी क्लासेस के प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो हम जीके जीएस के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेके आए हैं, जो कि आपके आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी जीडी, आरपीएफ कांस्टेबल, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस और इसी प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम पूछे गए हैं। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जिस भी एग्जाम में जीके जीएस से क्वेश्चन पूछा जाता है, उन सभी एग्जाम के लिए जीके जीएस के 40 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इन क्वेश्चनों को उसी टॉपिक से लिया गया है जिस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार के किस टॉपिक से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी वस्तु पर कोई बाहरी बल न लगे तो वह रुक जाएगी, मुड़ जाएगी, अपनी गति बनाए रखेगी या उड़ जाएगी। तो आपने एक नियम पढ़ा होगा, न्यूटन का प्रथम नियम। यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी, और कोई वस्तु यदि स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। तो ही क्वेश्चन है आपका कि यदि कोई वस्तु बाहरी बल न लगे, यानी किसी वस्तु पर हम बाहरी बल न लगाएं तो वह गतिशील रहेगी। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, अपनी गति बनाए रखेगी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि न्यूटन का तीसरा नियम किस पर लागू होता है। तो आप सब जानते हैं कि न्यूटन ने 3 नियम दिए थे, और तीसरा नियम क्या था कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का तृतीय नियम था। तो जो आपका न्यूटन का तृतीय नियम है, यह आपका सभी वस्तुओं पर लागू होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सभी वस्तुओं पर। नेक्स्ट दिया गया है, विस्थापन किस प्रकार की राशि है। ये तो आप सभी लोग जानते होंगे, जो विस्थापन है क्या है आपका? एक सदिश राशि है। क्या है? एक सदिश राशि है। तो ऑप्शन नंबर डी, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो समझ लेते हैं सदिश राशि होता क्या है, जिसमें आपके परिणाम व दिशा दोनों हो, उसको क्या होता है? वो आपका सदिश राशि होता है। और जिसमें केवल परिणाम हो, वो क्या होता है आपका? वो आपका अदिश राशि होता है। तो जो विस्थापन है यह आपका एक सदिश राशि है। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि दाब, प्रेशर किस प्रकार की राशि है। तो जो आपका दाब है यह भी अब एक सदिश राशि है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सदिश। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कार्य वर्ग किस प्रकार की राशि है। अब देखिएगा, जो कार्य है इसमें परिणाम के साथ दिशा भी होगा। परिणाम के साथ इसमें क्या होगा? केवल परिणाम होगा। जो कार्य है इसमें क्या होगा? केवल परिणाम होगा। तो क्या हो जाएगा? ये आपका अदिश राशि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अदिश राशि हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि चीनी का जलना क्या है। अब बताना है कि जो चीनी का जलना है यह भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है। तो चीनी का जलना यह क्या है? आपका रासायनिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहले हम समझ लेते हैं कि भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन होता क्या है। भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जो जलने के बाद पुनः उसी अवस्था में प्राप्त किए जा सकते हैं। उसी अवस्था में प्राप्त किए जा सकते हैं। लेकिन जो रासायनिक परिवर्तन होता है यह क्या होता है? उसी अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसको याद रखिएगा, नहीं किया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कागज को मोड़ना क्या है। बताना है कागज को मोड़ना क्या है, भौतिक, रासायनिक या कोई नहीं, या इनमें से दोनों। तो जो कागज को मोड़ के हम क्या कर सकते हैं, कागज को मान लेते हैं हमारा कागज हो गया, और इसको यहां से फोल्ड कर दिए, मोड़ दिए, और पुनः इसे खोलेंगे तो पुनः इस प्रकार से हो जाएगा। यानी क्या हो गया? यह पुनः उसी अवस्था में वापस आ गया। तो क्या हो जाएगा? यह आपका भौतिक परिवर्तन हो गया। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि नमक का पानी में घुलना। नमक का पानी में घुलना यह क्या है? भौतिक, रासायनिक, कोई नहीं या स्थायी।
तो बहुत लोग क्या कर देंगे, रासायनिक परिवर्तन टिक कर देंगे, जबकि यह क्या है, गलत है। अब गलत कैसे है, तो अभी हमको समझाए थे कि जो पुनः उसी अवस्था में वापस आ जाए वो होता है आपका भौतिक परिवर्तन, और जो नहीं आया क्या होता है आपका रासायनिक परिवर्तन। यदि नमक को हम पानी में घोलते हैं और पुनः पानी को यदि हम सुखा देते हैं, क्या होगा, नमक हमारा बच जाएगा, यानी कि पुनः नमक में प्राप्त किया जा सकता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, यह भौतिक परिवर्तन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों यदि यह वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और हम दोस्तों में शेयर जरूर करिए, और आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में वही क्वेश्चन को सम्मिलित किया गया है जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि फल का सड़ना किस प्रकार का उदाहरण है। तो यदि आप पिछला क्वेश्चन अच्छे समझ गए होंगे तो इसके आंसर को जल्दी कर सकते हैं कि फल का सड़ना किस परिवर्तन का उदाहरण है। तो जब फल सड़ जाएगा तो पुनः उसी अवस्था में वो प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो यह आपका रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर जो बी है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मोमबत्ती का पिघलना क्या है। अब देखिए इस प्रकार से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, एक होता है मोमबत्ती का पिघलना, एक होता है मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती का जलना ये आपसे दो प्रकार से पूछता है कि मोमबत्ती का पिघलना कौन सा परिवर्तन है और मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है। तो यदि आप इसे ध्यान से देखेंगे तो मोमबत्ती पिघल जाएगी तो उससे हम क्या करते हैं, पुनः मोमबत्ती बना सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, यह आपका भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन यदि मोमबत्ती जल जाएगी तो पुनः मोमबत्ती नहीं बन पाएगी, तो मोमबत्ती का जलना क्या हो जाएगा, हमारा रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, यदि मोमबत्ती का पिघलना पूछ जाए तो यह भौतिक परिवर्तन हो जाएगा, यदि मोमबत्ती का जलना पूछा जाए तो आपका रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि सोडियम क्लोराइड NaCl किसका उदाहरण है। तो ये सभी लोग जानते हैं NaCl ये आपका नमक का उदाहरण है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका नमक को बोलते हैं हम लवण। तो हमारे देखिए लवण किस ऑप्शन में है, तो वो देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पीएच पैमाने कितने से कितने के बीच होता है। तो सबसे पहले हम पीएच के बारे में समझ लेते हैं, पीएच होता क्या है। ये पीएच क्या होता है, ये एक मापन पैमाना होता है, इसका फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। यदि पूछा जाए कि पीएच का पैमाना कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 0 से लेकर 14 तक होता है। अब इसमें दो इसको भाग में बांटा गया है, यदि 0 से अधिक और 7 से कम है तो क्या हो जाएगा, यह अम्ल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। अर्थात यदि पीएच पैमाना 0 से अधिक और 7 से कम है तो अम्ल हो जाएगा, और यदि 7 से अधिक और 14 से कम है तो क्या हो जाएगा, यह आपका क्षार कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा। और यदि आपका बीच वाला 7 है तो क्या हो जाएगा, यह आपका उदासीन कहलाता है, उदासीन कहलाता है। इसको याद रखिएगा। तो पूछा है कि पीएच पैमाना कितने से कितने के बीच होता है, तो अभी आपको बताए हैं कि यह आपका 0 से लेकर 7-14 के बीच होता है। तो ये देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यह सी में है, 0 से लेकर 14। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पीएच मान 7 से कम होने पर विलयन क्या होगा। तो जैसे भी बताए थे हम कि यदि 0 से अधिक और 7 से कम है तो क्या हो जाएगा, वह अम्ल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। और 7 से अधिक और 14 से कम है तो आपका क्षार कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा। और यदि 7 है तो क्या कहलाएगा, वह उदासीन कहलाएगा। अभी आपको बताए थे, वही क्वेश्चन आपको पूछ दिया कि यदि पीएच मान 7 से कम होने पर विलयन क्या होगा। तो 0 से अधिक और 7 से कम तो क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन क्या है, अम्लीय होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि फार्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है। जो फार्मिक अम्ल होता है यह आपके चींटी में पाया जाता है। जब आपको चींटी काटती है उसमें दर्द होता है, बहुत जलन होता है, ये केवल फार्मिक अम्ल के कारण ही होता है, क्योंकि चींटी में क्या होता है, फार्मिक अम्ल पाया जाता है। और यह फार्मिक अम्ल क्या होता है, हमारे ब्लड में छोड़ देती है काटने के बाद, क्या होता है, इसमें जलन होता है और फटने लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, चींटी। नेक्स्ट दिया गया है कि स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है। बताना है कि जो स्कर्वी है यह किस विटामिन की कमी से होता है। तो आप सभी लोग जानते होंगे यह आपका विटामिन सी की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर सी
राइट आंसर हो जाएगा। यदि बात की जाए विटामिन सी के सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है, तो सबसे उत्तम स्रोत आपका विटामिन सी का यदि बात करेंगे तो क्या है आपका वह आंवला। क्या है? आंवला। एग्जाम पूछा जाता है कि विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है, तो आंवला है। विटामिन ए का सबसे स्रोत क्या है उत्तम स्रोत, तो गाजर है। और विटामिन डी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है, तो आपका क्या है सुबह सुबह का क्या है धूप है। इसको भी याद रखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है, विटामिन डी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है, विटामिन ए का सबसे उत्तम स्रोत क्या है। और एक एग्जाम पूछाता है कि विटामिन बी12 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो क्या होता है ये आपका एनीमिया हो जाता है। एनीमिया। एनीमिया मतलब क्या होता है, इसमें रक्त की कमी हो जाती है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि कौन सा विटामिन एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है, तो यह आपका है विटामिन ई। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन रेड ब्लड सेल्स और डीएनए संश्लेषण में आवश्यक है, तो रेड ब्लड सेल यानी आरबीसी और डीएनए संश्लेषण में आपका विटामिन बी12 आवश्यक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम आरबीसी के बारे में। तो आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल, और इसका जीवन काल आपको एग्जाम पूछा जाता है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन होता है। और ये कहाँ पाया जाता है, हमारे रक्त में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, रक्त में पाया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। एक होता है आपका डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी इसके बारे में समझ लेते हैं। व्हाइट ब्लड सेल, सफेद रुधिर कणिका, इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका जीवन काल 2 से 4 दिन ही होता है, 2 से 4 दिन होता है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करना। क्या करना, प्रतिरक्षा तंत्र को क्या करना, मजबूत करना, इसका मुख्य कार्य होता है। यदि किसी के शरीर में डब्ल्यूबीसी कमजोर पड़ जाती है तो उससे क्या होता है, बहुत सारे बीमारियां होने लगती हैं, क्योंकि क्या होता है उसका प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो गया होता है। नेक्स्ट दिया गया है कि धूप में त्वचा में कौन सा विटामिन उत्पन्न होगा, तभी बताए थे हम कि जो विटामिन डी का स्रोत क्या है, धूप है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विटामिन डी। नेक्स्ट दिया गया है जब कोई वस्तु गतिहीन रहती है तो उस पर लगने वाला घर्षण किस प्रकार का होगा। जब कोई वस्तु गतिहीन है यानी गति नहीं कर रही है तो उस पर जो आपका घर्षण लगेगा वह आपका घर्षण स्थैतिक घर्षण होगा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे जो आपका सी है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, स्थैतिक घर्षण। नेक्स्ट दिया गया है कि बल त्वरण का संबंध कौन से नियम से वर्णित है, तो यह न्यूटन का जो द्वितीय नियम था, बल और त्वरण का संबंध बताता है आपका न्यूटन का द्वितीय नियम। तो इसको याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है स्प्रिंग बल किस नियम का अनुसरण करती है, तो आप देखते होंगे जब स्प्रिंग इस प्रकार से रहती है, स्प्रिंग इस प्रकार से रहती है स्प्रिंग, और जब इसे क्या करते हैं हम लोग खींचते हैं तो स्प्रिंग इस प्रकार से हो जाती है, और जैसे पुनः छोड़ेंगे तो पुनः इस प्रकार का रूप ले लेगी। तो किस नियम के अनुसरण करती है, तो हुक का नियम जो होता है इस नियम के अनुसार अनुसरण करती है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस बल के कारण पृथ्वी पर एक वस्तु गिरती है। आप देखते होंगे और आपके मन में एक विचार आता होगा कि जब हम कोई भी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे क्यों आती है, तो ये हमारे पृथ्वी में होता है गुरुत्वाकर्षण बल। वो क्या करता है, किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है यानी खींचता है, तो क्या हो जाएगा, यह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है किडनी ट्यूब्यूल किस एपिथेलियल द्वारा होता है, ऑप्शन है स्क्वेमस, स्क्वायडल, स्तंभी या झिल्लियत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्क्वायडल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि झिल्लियत स्तंभी एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है, यह पाया जाता है ट्रेकिया में, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट दिया गया है ट्रांजिशनल एपिथेलियम मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो यह आपका कहाँ पाया जाता है? तो ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम यह आपका मुख्य रूप से बात की जाए तो मूत्राशय में पाया जाता है, और यह ऑप्शन नंबर किसमें है? तो बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो समझ आ रहा है और वीडियो को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करिए। नेक्स्ट दिया गया है कि मीथेन गैस का सूत्र क्या है? तो मीथेन गैस का सूत्र होता है CH4। ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यदि बात की जाए C2H6 की, तो यह आपका किसका है? एथेन का सूत्र है। किसका है? एथेन का सूत्र है। और आपका CH जो 3 है यह क्या है? यह आपका मेथिल का सूत्र है। किसका सूत्र है? तो मेथिल का सूत्र है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि अमोनिया का सूत्र क्या है? NH4, NH3, NO2 या N2O? तो अमोनिया का बात की जाए तो यह आपका NH3 है। ऑप्शन नंबर जो देखेंगे जो आपका बी है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, NH3। नेक्स्ट दिया गया है कि शर्करा का सूत्र क्या है? तो शर्करा का सूत्र होता है C12H22O11। यह आपका शर्करा का सूत्र होता है और ये ऑप्शन नंबर बी में है। तो बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब बात की जाए C6H12O6 की, तो यह आपका क्या होता है? ग्लूकोज का सूत्र होता है। याद रखिएगा, ये भी एग्जाम पूछा जाता है। यह ग्लूकोज का होता है। CH4 आपका मेथेन का होता है और CO2 आपका यह कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। नेक्स्ट दिया गया है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तभी आपको जस्ट बताए हैं C6H12O6। आपका ऑप्शन नंबर जो बी है ये क्या हो जाएगा? आपका ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। अब बात करें C2H5OH की, तो ये क्या है आपका? यह एल्कोहल का रासायनिक सूत्र है जिसे हम बोलते हैं शराब। CH3COOH क्या है आपका? एसिटिक अम्ल का सूत्र है, एसिटिक अम्ल का। और आपका C12H22O11 आपका यह क्या है? चीनी अर्थात शर्करा का रासायनिक सूत्र है, शर्करा का। नेक्स्ट दिया गया है कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है आपका ऑप्शन नंबर बी CaCO3। यदि बात की जाए कैल्शियम CO की, तो क्या है आपका? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। और कैल्शियम ये क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। इसको भी याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है? CaCO3। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर मेरे को बताइएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन तक पहुँचे। तो आज तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।